गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको आने वाले एग्ज़ाम HPPSC शिमला के JBT कमीशन SI कंडक्टर JOIT पोस्ट को 965 पंचायत ऑडिटर और वेरियस एग्ज़ाम जो अब आने वाले समय में HPPSC शिमला द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कल ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कहा है कि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं 2000 पदों की जो भर्ती है वो 10 दिन में शुरू होगी। तब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा डीपली भी डिस्कस करेंगे, डेप्थ में भी डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन डिराइव हो तो आपको एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। तो निर्वाचन आयोग आपको पता होगा संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। ये आपने याद रखना है। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित जो उपबंध है वो दिया गया है। भारत में जो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, ये आपने याद रखना है। और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग जो है एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। उसके बाद बात करते हैं, पहले चुनाव आयोग जो था वो एक सदस्यीय आयोग था, परंतु अक्टूबर 1993 में 1993 में इसे 3 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। आपको पता होगा पहले चुनाव आयोग जो था वो एक सदस्यीय आयोग था, लेकिन अक्टूबर 1993 में 1993 ईस्वी में 3 सदस्यीय आयोग ये बना दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, जिसे हम EVM भी कहते हैं। आपको पता होगा EVM जो है केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM का प्रयोग पहली बार मई 1982 में किया गया था। ये आपने याद रखना है। EVM का जो सबसे पहले प्रयोग था वो कहाँ किया गया था? वो केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार प्रयोग जो था वो मई 1982 में किया गया था। EVM का प्रयोग करके 1998 में 1998 में पूरा चुनाव करने वाला जो प्रथम राज्य है वो कौन सा है? वो गोवा है। ये आपने याद रखना है। EVM से पूरा चुनाव करने वाला जो प्रथम राज्य है प्रयोग करके EVM का प्रयोग करके पूरा चुनाव कराने वाला जो प्रथम राज्य है वो गोवा है। ये आपने याद रखना है। 1998 में ये चुनाव हुए थे, लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग था वो केरल के पारूर विधानसभा के 50 बूथ पर EVM का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन यहाँ से 2 क्वेश्चन डिराइव होते हैं। उसके बाद बात करते हैं EVM का प्रयोग करके पहली बार 2004 में संपूर्ण आम चुनाव कराया गया था। ये भी आपने याद रखना है। EVM का प्रयोग करके वर्ष 2004 में जो आम चुनाव हुए थे, लोकसभा के जो चुनाव हुए थे वो EVM से हुए थे, संपूर्ण पूरे। ये आपने याद रखना है। 2009 से आम चुनाव और सभी विधानसभाओं के जो चुनाव हैं में EVM का प्रयोग होने लगा। ये भी आपने याद रखना है। 2009 से ही पूरे आम चुनाव और सभी विधानसभाओं के जो चुनाव थे वो EVM के प्रयोग से होने लगे। उसके बाद बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य वर्ग हैं, कार्य हैं, वो कौन कौन से हैं। निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जैसे चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन हो गया, मतदाता सूचियों को तैयार करना, ये भी निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य है। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ये भी निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य है। राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के आचार संहिता तैयार करवाना, ये सभी जो हैं वो निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य है, मुख्य फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और वहाँ पर बोलेंगे कि इनमें से कौन सा जो निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपने निर्वाचन आयोग के जो मुख्य कार्य है वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शर्तें जो हैं वो क्या है। किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को अगर राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करना है तो कुछ आवश्यक शर्तें हैं। कौन कौन सी हैं आपको पता होगा। लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होगा। ये आपने याद रखना है अगर किसी दल को राष्ट्रीय दल की का दर्जा हासिल करना है। इसके अलावा इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होंगी। ये भी आपने याद रखना है। या फिर लोकसभा में 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल की गई हो तो उस पार्टी को, उस दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। ये तो आवश्यक शर्तें थी, ये भी आपने याद रखना है।
अब बात करते हैं प्रेजेंट में मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है, ये आपको पता राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसका चुनाव चिन्ह जो है वो कमल है, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो कौन है, वो आपका पंजा है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट दल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हंसिया और बाली है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है, एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कौन है, वो घड़ी है, ये भी आपने याद रखना है। बहुजन समाज पार्टी जो है बीएसपी, इसका जो चुनाव चिन्ह है वो हाथी है, असम को छोड़कर। इसका चुनाव चिन्ह जो है असम में हाथी नहीं है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद जो है सीपीआईएम का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, वो हंसिया, हथौड़ा और तारा है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है टीएमसी जो है, जिसकी सरकार जो है वो पश्चिम बंगाल में है, ममता बनर्जी जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो आपका जोड़ा फूल है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, ये भी आपने याद रखना है। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी जो है वो भी राष्ट्रीय दल बन गया है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गया है, ये भी आपने याद रखना है। इनका जो चुनाव चिन्ह है, पार्टी चिन्ह जो है आम आदमी पार्टी का, वो क्या है, वो झाड़ू है, ये भी आपने याद रखना है। तो अभी प्रेजेंट में हाल ही में कौन सी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन गया है, तो आम आदमी पार्टी है, ये आपने याद रखना है। चुनाव चिन्ह जो है इसका वो झाड़ू है। अब बात करते हैं हम विधान परिषद के बारे में। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा डीपली डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज, ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो विधान परिषद के बारे में बात करते हैं। विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है, राज्यसभा जैसे उच्च सदन है, वैसे ही विधान परिषद जो है वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है, ये आपने याद रखना है। विधान परिषद जो है वो कब गठित होती है, यदि किसी राज्य का विधानसभा अपने कुछ सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधानसभा परिषद स्थापित कर सकती है। वर्तमान में केवल 7 राज्यों में है, ये आपको पता होगा कौन कौन सी है। उत्तर प्रदेश में 99 है, कर्नाटक में 75 है, जम्मू कश्मीर जो है अब ये यूटी बनी गई है, ये भी आपने याद रखना है। महाराष्ट्र में 78 हैं और बिहार में 75 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 50 और तेलंगाना में 40 विधान परिषदें विद्यमान है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या जो है वो उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद विधान परिषद के गठन के बारे में बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विधान परिषद के गठन के लिए निम्न 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। किन किन का लिया जाता है? 1/3 सदस्य जो हैं वो राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य जो हैं राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 राज्य सदस्य जो हैं वो राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं और 1/12 सदस्य जो हैं वो आपके राज्य की ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हो। तो वो विधान परिषद के गठन के लिए इन 5 धाराओं का सहारा लिया जाता है और 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हैं, ये भी आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं विधान परिषद के सदस्य बनने हेतु जो योग्यताएं हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। तो विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आपने याद रखना है। अगर आपने विधान परिषद का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, ये 30 वर्ष होनी चाहिए, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। विधान परिषद जो है वो एक स्थायी सदन है। पूरी विधान परिषद जो है वो कभी भंग नहीं होती है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है। प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य जो है वो अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान के लिए
नए निर्वाचित होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। विधान परिषद के जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। आपको पता होगा राज्यसभा भी जो है एक स्थायी सदन है, उसकी तर्ज पर ही, उसकी तरह ही विधान परिषद है, ये भी आपने याद रखना है। न्यूनतम आयु जो है विधान परिषद की सदस्यता के लिए वो न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। अब बात करते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा जो है राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। जैसे लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है, वैसे विधान परिषद और विधानसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। मतदाताओं की जो योग्यताएं हैं, अगर मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक होना चाहिए विधान सभा के लिए। उसके बाद बात करते हैं सदस्यों की जो योग्यताएं हैं। विधानसभा सदस्य की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये आपको पता होगा। वे भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है। अगर विधानसभा सदस्य बनने हेतु आयु पूछी जाए तो वो 25 वर्ष होगी, जबकि विधान परिषद सदस्य के लिए पूछा जाए तो वो 30 वर्ष होगी। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से डिराइव हो जाते हैं। तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जबकि विधानसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संकट काल की घोषणा होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, परंतु ये बढ़ी हुई अवधि जो है वो अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 माह बाद तक हो सकती है, ये आपने याद रखना है। तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, जबकि विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं सदस्य संख्या के बारे में। तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं, लेकिन गोवा में 40 है, अपवाद है ये। मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। इन्हें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा होकर ये व्यवस्था दी गई है, ये आपने याद रखना है। न्यूनतम प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। अपवाद ये है कि गोवा में 40 हैं, मिजोरम में 40 हैं, सिक्किम में 32 है। इन्हें अनुच्छेद 371 के तहत विशेष राज्य का दर्जा देकर ये व्यवस्था दी गई है। अब बात करते हैं विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य के बारे में। तो अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीटें हैं, असम में 126 है, ये आपने याद रखना है। उनको हम थोड़ा डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे डिस्कस जिसमें विधानसभा और विधान परिषद की सीटें हैं। जैसे आपकी आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा की सीटें हैं, 50 विधान परिषद की हैं। उत्तर प्रदेश में 403 हैं विधानसभा की और 99 जो हैं वो विधान परिषद की हैं। उसी तरह कर्नाटक में 224 सीटें जो हैं वो विधानसभा की हैं, 75 जो हैं वो आपकी विधान परिषद की हैं। और उसके बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर। आपको पता होगा अब ये यूटी बन गया है, ये भी आपने याद रखना है। 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में इसे विभाजित कर दिया गया है। धारा 370 यहाँ से समाप्त कर दी गई है। एक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आ गया और दूसरा लद्दाख आ गया। उसके बाद बात करते हैं हम बिहार के बारे में। तो बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की, जबकि 75 जो हैं वो विधान परिषद की हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं विधानसभा की और 78 जो हैं वो आपकी विधान परिषद की हैं। उसी तरह तेलंगाना जो है, तेलंगाना में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 119 हैं, जबकि 40 जो सीटें हैं वो आपकी विधान परिषद की हैं। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। तो मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मौलिक सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये आपने याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहे हैं, इसे भाग 4 क तथा अनुच्छेद क में रखा गया है, ये भी आपने याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो किसके संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। 42वें संशोधन द्वारा इन्हें संविधान में जोड़ा गया, 1976 में हुआ था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी है। प्रेजेंट में वो 11 है, ये आपने याद रखना है। इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे ताकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ली जाए। और जैसे फर्स्ट जो है, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वे भारत के संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। उसी तरह दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें। पाँचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना निर्माण करें। छठा है, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7वां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। ये 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 10वां जो है वो आपका व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों की सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वां संशोधन कहता है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। इसकी प्रेरणा जो है वो आयरलैंड के संविधान से मिली है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन केटी शाह ने कहा है, ये आपने याद रखना है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। ये कथन जो है वो केटी शाह का है, ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा और अनुच्छेद 37 में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 38 के अनुसार लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना जो है ये बताया गया है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसमें है, ये भी आपने याद रखना है। अनुच्छेद 39 ख में बोला गया कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व अथवा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित हो सके। उसी तरह अनुच्छेद 39 ग में है धन का समान वितरण है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक साहित्य पाने का अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत और मनोनीत दिशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 43 में मजदूरों के लिए उचित मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है, ये आपने याद रखना है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में बोला गया है। जबकि अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बोला गया है। जबकि अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि अलग के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। तो ये आपने याद रखना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको पता होगा वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कस किए जो थोड़ा डीपली हमने डिस्कस किए ताकि आपको आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।